am Dr. Archana Sinha. I am a former judge, former district and session judge, दिल्ली। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज हैं उनके मेंस एग्जाम में एक बहुत विशेष आता है जजमेंट राइटिंग का पार्ट। जजमेंट राइटिंग के साथ साथ ड्राफ्टिंग ऑफ चार्जेस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड रिटर्न स्टेटमेंट एंड प्लेंट। लगभग सभी भारत की जितनी भी न्यायिक सेवा हैं उनमें लगभग सभी जगह ये प्रावधान रखा गया है कि बच्चों को जजमेंट राइटिंग, प्लेंट, डब्ल्यूएस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज पर बहुत ज़्यादा मार्क्स बनाए गए हैं। कुछ स्टेट्स में तो एक अलग से भी पेपर बनाए गए हैं इसके लिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ में एक 100 नंबर का पेपर सिर्फ जजमेंट राइटिंग के लिए है, जिसमें एक ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी होता है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी एक पेपर लॉ है जिसके अंदर 2 अलग अलग जजमेंट राइटिंग होती है, सिविल की और क्रिमिनल की अलग अलग। उसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ ही जजमेंट राइटिंग करना होता है, और साथ में फ्रेमिंग ऑफ प्लेंट एंड डब्ल्यूएस यानी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, उनके अलग से मार्क्स भी फिक्स किए हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि एमपी में भी एक जजमेंट राइटिंग, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के साथ अलग से प्रश्न आते हैं, और उसके अंदर कम से कम 40 मार्क्स का वो पोर्शन होता है एक जजमेंट राइटिंग के लिए। तो और हम देखते हैं कि राजस्थान में भी एक अलग पोर्शन बना रखा है जुडिशियल सर्विसेज में मेंस के पेपर में, जिसमें क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग पर बेस्ड होता है। तमिलनाडु में तो लॉ पेपर 2 और लॉ पेपर 3 में 2 अलग पेपर हैं 100 नंबर के, जिसके अंदर हम एक पेपर में सिविल में जजमेंट राइटिंग करते हैं और दूसरे पेपर में हम क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग करते हैं। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी हालांकि अलग से जजमेंट वर्ड यूज नहीं होता जजमेंट राइटिंग का, लेकिन जो सवाल होता है उस सवाल में फैक्ट्स देने के बाद सारी की सारी कंटेंशंस वगैरह लिखने के बाद नीचे आता है डिसाइड, मीन्स यू हैव टू गिव द डिसीजन, मीन्स वहां भी आपको जजमेंट राइटिंग करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, राइटिंग ऑफ द प्लेंट, राइटिंग ऑफ डब्ल्यूएस, ये स्पेशल फीचर्स होते हैं मेंस के पेपर के लिए। जैसा कि जब एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट प्रीलिम पास करके जाता है, प्रीलिम में उसका एप्टीट्यूड देखते हैं कि वो इस परीक्षा के लिए उचित है कि नहीं चयन के लिए। उसके प्रीलिम पास कर लेने के बाद मेंस का पेपर देखने से पहले बेसिकली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षा में देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो जजमेंट लिखने के उसकी कितनी स्किल है, जजमेंट राइटिंग कितनी अच्छी लिखता है, क्या वो फ्रेम कर सकता है चार्जेस को, क्या वो प्लेंट राइटिंग का अगर कहा जाएगा तो उसको लिख सकता है ठीक से, क्या वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अच्छी तरह से कर सकता है। और ये बहुत क्वालिटेटिव जजमेंट होती है इस बारे में। इस पर जो मार्क्स हैं वो बाकी पेपर को भी अफेक्ट करते हैं, और बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि हम उसे आंसर राइटिंग की तरह ले लेते हैं। इसलिए हमने इस सेंटर के थ्रू जजेस का एक ग्रुप बनाया है, रिटायर्ड जजेस का, जो ये स्पेशल फीचर यानी जजमेंट राइटिंग, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, राइटिंग ऑफ प्लेंट एंड राइटिंग ऑफ डब्ल्यूएस पर स्पेशल क्लास लेंगे। जैसा कि आप समझते ही हैं कि अगर एक जज जिसका कि 30-35 साल का जुडिशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, दोनों लेवल पर, लोअर लेवल पर भी और सेशन लेवल पर भी, उसके हाथों से अगर ये वाली जजमेंट राइटिंग की क्लास होगी तो उसमें जजमेंट राइटिंग की स्किल्स कितनी क्लियरली बताई जाएंगी, उसके स्टेप्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट है लॉ के प्रोविजन के हिसाब से, और जो रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस में दी हुई है कि जजमेंट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है,
हम उसे कैसे कैसे स्टेज वाइज करेंगे, हमारी रीजनिंग में किस तरह की प्रखरता होनी चाहिए, क्या एक्सीलेंस होना चाहिए जजमेंट लिखते समय, ये बहुत मैटर करता है। अगर जजेस इस बात को आगे बताते हैं बच्चों को, तो वो उसमें स्पेशल वर्ड्स यूज्ड, टेक्नोलॉजी, स्टेजेस और प्रोसीजर जो कि लॉ के प्रावधान के हिसाब से, लॉ के प्रोविजन के हिसाब से प्रोवाइडेड है, वो बताएंगे। तो बच्चों को जो कि मेंस की परीक्षा दे रहे हैं न्यायिक सर्विसेज के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उनके लिए ये बहुत ही फायदे की बात होगी और उनकी कलम में वो ठहराव आएगा जजमेंट लिखने का, प्लेंट राइटिंग का, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज का और इश्यूज का। इसीलिए हमने हमारे सेंटर में 7 जजेस का एक ग्रुप बनाया है जो बहुत हाई लेवल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हुए हैं। वो जजेस अपनी अनुभव और अपनी नॉलेज के हिसाब से बहुत ही सदे हुए शब्दों में, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में और बहुत स्किलफुल वे में ये बताएंगे कि बच्चों को इन पेपर्स में जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कैसे करना है और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे करना है, प्लेंट को ड्राफ्ट करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ये तीनों के तीनों में जो भी प्रोविजन है जिसमें हमारे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे को डालने चाहिए, वो करेंगे। जब हम फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात करते हैं, तो उसमें हमें यह भी देखना होता है कि ऑनस जो है, ऑनस ऑफ प्रूफ, वो किस पार्टी पर डलेगा। और जब हम चार्जेस की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो भी अभियोग लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस हैं, जो फैक्ट्स में दिए हुए हैं, उनका चयन कैसे होगा और किन किन प्रोविजन में वो ऑफेंसेस पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। ज्वाइंट चार्जेस लगने हैं तो किन सेक्शंस में और कैसे लगते हैं, और अगर हमें चार्जेस को सेपरेट चार्जेस लगाने हैं तो उनके लिए हम प्रोविजन के हिसाब से कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीजें उसमें बहुत जरूरी है और क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इस सारे के सारे प्रोसेस में हमें 2 एस्पेक्ट्स पूरे के पूरे देखना है। पहले तो कोर्ट, क्योंकि जब भी हम जजमेंट लिखेंगे तब भी हमें कोर्ट का नाम लिखना होगा, कोर्ट की जुरिडिक्शन देखनी होगी कि जुरिडिक्शन किस कोर्ट की है। अगर हमने जुरिडिक्शन ही गलत लिख दी तो फिर हमारी पूरी जजमेंट राइटिंग बेकार हो जाएगी, हमारा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बेकार हो जाएगा, हमारा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस भी बेकार हो जाएगा, प्लेट भी बेकार हो जाएगी और डब्ल्यूएस भी बेकार हो जाएगी। हम कितना भी अच्छा लिखें, अगर हमें यही नहीं पता कि कौन से कोर्ट में लग रहा है, तो हमें सबसे पहले कोर्ट की जुरिडिक्शन देखनी होगी। फिर हमें ध्यान देना होगा कि जब हम अगर चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं तो हमारे को ऑफेंसेस कौन से लगेंगे और वो ज्वाइंट लगेंगे या इंडिपेंडेंट सेपरेट चार्जेस लगेंगे, अभियुक्त इकट्ठे किस किस ऑफेंसेज में किए जा सकते हैं, किस में नहीं किए जा सकते हैं। जब हम इश्यूज करेंगे तो हम इश्यूज में ऑनर्स किस पर डालेंगे, प्रूफ का ओपीपी करेंगे या ओपीडी करेंगे, यानी प्लेंटिफ पर डलेगा या डिफेंडेंट पर लगेगा एविडेंस के हिसाब से। और जब हम प्लेंट बनाएंगे तो हम ऑर्डर 7 और 6 इनको सीपीसी में कैसे हमने ध्यान से पढ़ा है, उसके प्रोविजन कौन कौन से जरूरी है जो प्लेंट में आने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर 7 प्लेंट रिजेक्ट का भी प्रोविजन है, ऑर्डर 7 रूल 11, जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्लेट में नहीं डाली तो रिजेक्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर हमें डब्ल्यूएस करना है तो हमें ये देखना है कि ऑर्डर 6, 7 और 8 इन सबको हम सीपीसी में कैसे ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ लास्टली जो मैं आपको बहुत खास चीज बताना चाहती हूं वो है वर्ड्स का चयन। वर्ड्स को हम कैसे चुनेंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये आंसर राइटिंग नहीं है, जजमेंट राइटिंग या प्लेंट राइटिंग, ये बहुत ही टेक्निकल पेपर ड्राफ्ट करना है आपको, जो एक पर्टिकुलर वर्ड्स का चयन चाहता है और एक पर्टिकुलर
प्रोविजन हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उसमें स्टोरी की तरह नहीं लिख सकते हैं, आंसर की तरह नहीं लिख सकते हैं। जो जजेज हैं जिनके पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, वो जजमेंट राइटिंग हर विषय पर, हर कोर्ट में और हर तरह के सब्जेक्ट पर करते आए हैं। वो आपको क्लियर चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजों का खास ध्यान देना है और शब्दों का चयन कैसे करना है, कोर्ट का चयन कैसे करना है, हमने उनमें स्टेजेस कैसे लगानी है, हमें उसमें प्रोविजन कैसे लगाना है और हमने उसमें केस लॉ कैसे लगाना है और केस लॉ की एप्लीकेशन क्या हो। ये बहुत ही क्लियर माइंड अगर हम करेंगे, हमारे को सब चीजों की नॉलेज होगी और हम बहुत सधे हुए शब्दों में अपने जजमेंट को, प्लेंट को, डब्ल्यूएस को, चार्ज को और इश्यूज को करेंगे, हमें तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं ये बता दूं कि जब हम जज की परीक्षा देने जा रहे हैं तो जो परीक्षा चेक लेने वाला है, जो आपको परीक्षा के मार्क्स देने वाला है, वो आपके इन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग पर ही आपकी क्वालिटी को जज कर लेंगे। उसके अलावा आप सब्सटेंटिव लॉ में सेक्शन वाइज सही भी लिख दोगे, सब कुछ भी कर दोगे, पर अगर आपने इस वाले पोर्शन को बहुत ही स्किलफुली नहीं किया तो हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल क्लासेस शुरू की हैं इस सेंटर के थ्रू, जिसमें जजेज आएंगे और जजेज जिनका 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपको सिविल का, क्रिमिनल का, हर एक का पूरे एस्पेक्ट्स बताएंगे और ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इस विषय में क्या क्या है, अच्छी जजमेंट कैसे लिखी जाती है और जजमेंट लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आप सबको, उन सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देती हूं जिन्होंने अभी यूपी पीसीएस-जे में प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास की है और जो मेंस की तैयारी में जुट गए हैं, इसी उम्मीद में कि वो एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे, वो एक अच्छी कुर्सी पा पाएंगे, क्योंकि मेंस के मार्क्स पर ही आपकी चयन डिपेंड करती है। मेनली आपका यही एक एरिया है जिस एरिया में आपकी राइटिंग स्किल देखी जाएगी और आपकी नॉलेज देखी जाएगी और आपका वर्ड्स का सिलेक्शन देखा जाएगा और आपकी राइटिंग स्किल में आपने वो सारे प्रोविजन ध्यान रखे हैं कि नहीं रखे हैं वो देखा जाएगा। एक चीज और भी बता दूं कि इन चीजों में वर्ड्स का भी लिमिट दे रखी है कुछ परीक्षाओं में, 600 वर्ड्स में लिखना है, 300 वर्ड्स में लिखना है, तो यू हैव टू पुट ऑल द नॉलेज ऑफ लॉ, फैक्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से, फैक्चुअल फैक्ट्स को आपने एनालिसिस करना है, एप्रिसिएशन करना है एविडेंस को और जजमेंट लिखनी है, सही निर्णय लेना है और सही शब्दों का चयन करते हुए अपने लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपना काम पूरा करना है ताकि आप एक अच्छा इंप्रेशन के मार्क्स देने वाले पर डाल सकें। जैसे ही आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस पोर्शन से, आपके सारे के सारे पेपर पर एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और इस सब के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपकी सफलता के लिए और आपको ये कहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमसे हमारी नॉलेज और हमारे अनुभव का फायदा उठाएं। ये हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं, स्पेशल बैच चला रहे हैं इस सेंटर के अंदर, जो कि मंडे से यानी कि 20 मार्च से शुरू हो रही है और स्पेशल क्लास इन्हीं फैक्टर्स पर जो कि सिर्फ जजेज करेंगे और आपको बहुत जरूरी बातें बताएंगे। और इसके साथ मैं आप सबको ऑल दी बेस्ट कहते हुए धन्यवाद करती हूँ।